बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी विंडो की, तो जिसकी वजह से लेक्चर मेरा काफ़ी लेट हो गया। मैंने सोचा था कि हर वीक मैं 3 लेक्चर्स अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह आगे से मैं जितने लेक्चर मिस हुए हैं जल्दी कवर करने की कोशिश भी करूंगी। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर के एंड में हमने कुछ सब स्पेशलाइजेशन देखी थी कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या न्यूरो साइंसेज में बेसिकली कौन कौन सी सब डिविजन्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन पे हम स्टडी कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं उन बिहेवियर न्यूरो साइंसेज पे जो रिसर्च होती हैं, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के, हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रेंज, मतलब कि हमने हमारी रेंज क्या होती है जब हम न्यूरो साइंसेज पर रिसर्च करते हैं। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं या नेचुरल वर्किंग करते हैं, नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ हमारे पास रेंज होती है। वो क्या होती है? द रेंज सब्जेक्ट्स हुज बिहेवियर हैज बीन स्टडीड थ्रू नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल वर्क इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हम एनिमल्स पे स्टडी कर सकते हैं, हम ह्यूमंस पे स्टडी कर देते हैं, और समटाइम्स कुछ हमारे पास ऐसे भी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम सेलुलर मैकेनिज्म, मतलब कि यूनिसेलुलर अगर कोई है तो हम उस पे भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से कोई भी हम ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं वो किस तरह से डेवलप होता है, उसमें क्या उसके अंदर हम ब्रेन स्टडी करते हैं कि उसमें ब्रेन किस तरह से डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल कितना होगा हमारी रिसर्च पर, हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल को देखेंगे कि किस किस्म का कंट्रोल होता है ऐसी न्यूरो साइंसेज में। तो कंट्रोल पे अगर हम बात करें, दे वेरी फ्रॉम एक्सट्रीम टू नेचुरलिस्टिक्स। एक्सट्रीम कंट्रोल मतलब आपने एक्सपेरिमेंटल सेटिंग करनी है, जिस तरह से लेबोरेटरीज में पूरा साइको सर्जरीज वगैरह करके आप किसी भी कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जबकि नेचुरलिस्टिक्स मीन कि आपने नेचुरल इन्वायरमेंट में उस चीज को स्टडी करना है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च। अब रिसर्च की जब बात होती है तो दो किस्म की रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो प्योर रिसर्च हमारे पास वो रिसर्च होती है जो हम किसी पर्पस के लिए करते हैं, मतलब किसी रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज एट द टाइम नहीं होता, बाद में आने वाले स्टूडेंट्स साइंटिस्ट उससे फायदा हासिल कर सकते हैं उस रिसर्च से। जबकि जो हमारी दूसरी टाइप की रिसर्च होती है, दैट वन इज अप्लाइड। अप्लाइड रिसर्च मीनिंगफुल होती है। कैसे मीनिंगफुल होती है कि आप वो रिसर्च करने के बाद अप्लाइड रिसर्च उसका उसी वक्त प्रैक्टिकल यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आप ड्रग पर रिसर्च करते हैं तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि आप अगर कोई वैक्सीन बनाई है हमने तो हम उसे रिसर्च कर रहे हैं कि वो किस तरह से वर्क करेगी, हम उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो दैट इज अवर प्रैक्टिकल यूज। वो जल्दी ही नियर फ्यूचर में हम उस पे हमने उसे इस्तेमाल में लाना है, तो दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च, जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अप्रोच क्या होती है? इट कैन ईदर बी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और क्लिनिकल अप्रोच। अब ये सब स्पेशलाइजेशन है, इनमें हमने डिफरेंस करना है। दैट इज सब स्पेशलाइजेशन डिफर इन व्हाट दे आर स्टडिंग, इफ इट इन्वॉल्व अप्लाइड क्लिनिकल प्रैक्टिस और नॉट। मतलब कि अप्लाइड क्लिनिकल प्रैक्टिस वही मैं जो आपको बता रही हूँ कि आप एट द टाइम बीइंग आप अगर किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, आप किसी पे वर्क कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो वो नियर फ्यूचर में वो आपके काम आए। जबकि some areas such as psychobiology focus exclusively on laboratory experimental work, whereas neuropsychologically has a strong clinical focus। तो जो न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरो साइंसेज होती हैं ये ज्यादातर अप्लाइड क्लिनिकल प्रैक्टिस पर काम करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, दैट इज अ मेजर सब डिवीजन। पहले हमने देखे थे सब डिवीजन ऑफ न्यूरो साइंसेज, अब हमने मेजर सब डिवीजन ऑफ बिहेवियर न्यूरो साइंसेज देखने हैं, जो कि कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल मीन के आपने देखनी है कि हमारे पास फिजियोलॉजी कैसे होती है, नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, हमारे अंदर जो केमिकल स्टिमुलेशन होती है ब्रेन के अंदर वो किस तरह से होती है, हमने वो चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं। इसमें स्टडीज दैट न्यूरल मॉड्यूलेट्स ऑफ बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ अ ब्रेन यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट सेटिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को, न्यूरल एक्टिविटीज को खुद मैनिपुलेट करके आगे पीछे करके न्यूरल एक्टिविटी को देखते हैं कि उससे बिहेवियर पर कैसा इफेक्ट पड़ता है।
The manipulation of the nervous systems can be through surgical, electrical or chemicals means कि आप ड्रग्स इंड्यूस करते हैं ब्रेन के अंदर या फिर आप ऑरली देते हैं जो कि ब्रेन एक्टिविटी को जाके अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल, मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं ब्रेन को जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पे अफेक्ट होता है. सर्जिकल आप सर्जरी के थ्रू करते हैं. नेक्स्ट क्या है, दी फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन इज कैरिड आउट विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे वो जस्ट ये बता रहे हैं कि आपको सारे एथिक्स को फॉलो करना होता है. जब आप फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं ब्रेन की, तो आपने सारे एथिक्स को फॉलो करके करना होता है. इसमें क्या है, दिस इज एन एरिया विच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, क्रिएटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रेदर देन प्रोड्यूसिंग अप्लाइड ओरिएंटेड रिजल्ट. Pure research is priority. It may or may not have an applied implication later. मतलब ये जो है ये ज़्यादातर प्योर रिसर्च के लिए होती है. मतलब आप एक्सपेरिमेंटेशन या फिर आप थीसिस वगैरह लिख रहे हो तो आप ये वाली चीज़ फॉलो कर सकती हैं. नेक्स्ट वन इज अ फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी आप फार्मेसी से थोड़ा बहुत लिंक्ड होता है कि आप बाहर से कोई सब्सटेंस इंड्यूस करते हो एक इंसान के अंदर कि उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्टिविटी होती है ये चेक करने के लिए. जो हाईलाइटेड है मैं वो पढ़ी हूँ. फार्माकोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन फोकस प्राइमली ऑन आइडेंटिफाइंग द इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनियसली क्रिएटेड सब्सटेंस ऑन बिहेवियर. मतलब आप बाहर कोई सब्सटेंस बनाते हो फिर देन आप उसको इंड्यूस करते हो अपने सब्जेक्ट के अंदर कि उस देखने के लिए कि इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. साइकोफार्माकोलॉजी रिसर्च कैन बी बोथ प्योर और अप्लाइड. ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत हो सकती हैं. इसके बहुत वे में हम यूज इसको प्योर रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं और अप्लाइड रिसर्च के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसको मैं आप खुद पढ़ लीजिएगा ये एग्जांपल. बाकी ये जो जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं मैक्सिमम पेपर बल्कि 90% पेपर मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि इसी में से ही आएगा. और जिस किसी को चाहिए हो तो काइंडली आप जब टेक्स्ट करते हैं या ईमेल करते हैं कि हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो आप लोग साथ मेंशन भी किया करें कि किस सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए होते हैं. मुझे क्या पता आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए, क्योंकि मुझे एफबी पर डीएम आया हुआ था कि मुझे नोट्स चाहिए एंड देन सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं था, तो फिर मैं कैसे भेज सकती हूँ आपको नोट्स. सारे नोट्स थोड़ी भेज दूँ. नेक्स्ट वन इज अ कंपैरेटिव साइकोलॉजी. कंपैरेटिव कंपेयर से निकला है. इसमें हमने कंपेयर करना होता है दो स्पीशीज को, दो एनिमल के किंगडम्स को, या फिर हमने दो डिफरेंट एनिमल्स की स्पीशीज को हमने कंपेयर करना होता है. हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या है. दिस इज एन एरिया विच इज मोर रिलेटेड टू बायोसाइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, एथोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर. मतलब कि इसमें ज्यादातर हमने नेचुरल स्टडी करनी होती है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है. एथोलॉजिकल में हमने नेचुरल बिहेवियर को नेचुरल वे में स्टडी करना होता है. यहाँ पे आगे उन्होंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं कि उन्होंने किस साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था. जिस तरह से अगर हम देख लें, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो तो कुनार्ड लॉरेंस ने इम्प्रिंटिंग इन बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया था. निको टिनरबर्ग ने एग्रेशन इन रेड स्टिक बैग फिश पे किया था. या ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक दफा जस्ट देख लीजिएगा. सम रिसर्चर्स फोकस ऑन द फिलेटिकल डिफरेंस इन बिहेवियर व्हाइल अदर फोकस ऑन द हायर ऑर्डर फंक्शनिंग. मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ. हायर ऑर्डर फंक्शनिंग में आ जाता है कि आपकी मेमोरी, थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग या फिर ज्यादातर रीजनिंग वाले मेथड को हम हायर ऑर्डर बिहेवियर में काउंट करते हैं. कंपैरेटिव साइकोलॉजी स्टडी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन बिहेवियर, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि इसमें हमने अक्रॉस दी स्पीशीज, अक्रॉस दी एनिमल किंगडम हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है कि किस तरह से बिहेवियर डिफर करता है. नेक्स्ट वन इज अ न्यूरोसाइकोलॉजी. न्यूरोसाइकोलॉजी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अगले कुछ लेक्चर्स में इसी को ही आगे लेकर चलना है. दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल डिफेक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन डैमेज. कि जब हमारे ब्रेन पे कुछ इफेक्ट होता है, अगर किसी के कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन पे चोट लगती है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. द फोकस एरिया इज मेनली हाई डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम न्यू कॉर्टेक्स, इन ह्यूमंस में इसको न्यू कॉर्टेक्स भी कहते हैं. जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है ये इस पे अगर कोई भी ब्रेन डैमेज होता है तो उससे हमारे बिहेवियर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं. इसके आगे उन्होंने कुछ केस स्टडीज और उसकी पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं. ज्यादातर जो यहाँ पे 2 फेमस केसेस हैं, एक तो है वो है फिनीज गेज का और एक एचएम का है. फिनीज गेज में क्या हुआ था, इसमें दैट डैमेज टू द ऑर्बिटल फ्रंटल एरिया लेड टू दी पर्सनैलिटी चेंज. कि जब आपके ऑर्बिटल फ्रंटल एरिया में कोई भी डैमेज होता है तो वो पर्सनैलिटी चेंज का बायस बनता है. जबकि एचएम किस लिए फेमस है कि इसमें ही जो हमारा सब्जेक्ट था, जो पेशेंट था, ही लॉस द एबिलिटी टू स्टोर मेमोरी आफ्टर ब्रेन सर्जरी, ही लिव्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसके बाद जो पेशेंट था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहना शुरू हो गया था, उसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी
स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट वन इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन नेम से ही दिख रहा है कि हमने रिलेट करनी है एक दूसरे के साथ चीजें। स्टडी डैमेज एंड डिफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जरी लेजन्स, कि अगर हम सर्जरी करते हैं उसमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उससे क्या रिजल्ट्स होते हैं। एक्सटेंसिव टेस्ट आर गिवन टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एंड देन दोज आर कोरिलेटेड विद द डैमेज रिपोर्ट बाय द न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन्स और अदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, कि जब हम किस तरह से स्टडी की जाती है वो न्यूरोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। उसके अलावा ये कुछ तरीके हैं ये जो सच एज MRI एंड PET, ये MRI के थ्रू हम ब्रेन डिफेक्ट्स पे जाके हम देख सकते हैं कि ब्रेन की किस हिस्से पे हमारा डैमेज हुआ है। फॉलोइंग आर दी एरियाज विच डिफाइन न्यूरोसाइकोलॉजी एज अ स्पेशलिटी। अब न्यूरोसाइकोलॉजी में कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आ गया न्यू कॉर्टेक्स, जो कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। The focus of neuropsychology is mainly on new cortex, जिसको हम cerebral cortex भी कहते हैं। The association and the other higher order functioning। अब आप ये कह रही हूँ कि ये ब्रेन के स्ट्रक्चर, अभी इन्होंने ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया। अगले लेक्चर में जैसे ही हम चलेंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद या इससे अगला ही मे बी लेक्चर हो, तो उसमें आपको पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तो तब आपको समझ आ जाएगा कि न्यू कॉर्टेक्स क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। ये सारी चीजें आपको देन क्लियर होंगी। यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखनी है। ये आपकी ये जो चीजें हाईलाइटेड हैं ये सारी मेनली MCQs में देखी गई हैं, जो कि ज्यादातर आती हैं। The focus of neuropsychology is mainly on the new cortex, the associations and other higher order functioning. This is not आप देख लें जैसे कि हमने पीछे एक केस पढ़ा है HM का, जब न्यू कॉर्टेक्स पे डैमेज होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे, तो उसकी वजह से हायर ऑर्डर फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, जिसमें मेमोरी भी हमारी आती है। आपने पीछे हमने वो केस पढ़ा है जिसमें पेशेंट के पास जस्ट वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के में जिंदा रहता था, उसके पास कैपेसिटी खत्म हो गई थी कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह सके। बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डू असेस सेंसरी मोटर फंक्शनिंग इन्वॉल्विंग द लोअर ऑर्डर ब्रेन एरियाज एज वेल। लेकिन अब हमने देखा है, पहले ये माना जाता था कि न्यू कॉर्टेक्स में अगर कोई डैमेज होता है तो दैट इज हायर ऑर्डर फंक्शनिंग हमारे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अब देखा गया है कि जो हमारा लोअर ऑर्डर ब्रेन है उसमें भी काफी फंक्शनिंग इन्वॉल्व होती है, सेंसरी मोटर्स, जो कि सेंसरी मोटर आप खुद देख लें क्या होती है, जो हमें देखने की, सुनने की, मेमोरी स्टोर करने की, उन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड। Neuropsychology has a strong applied focus where neuropsychological assessment are assessment done to understand the defects with the aim of localization defects to help the patient। इसमें क्या होता है कि हमने सबसे पहले डायग्नोज करना होता है कि किस जगह पे हमारी प्रॉब्लम हुई है, देन हमारा गोल होता है कि हमने काउंसलिंग करनी है। उस न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करें, सबसे पहले हमने डायग्नोज करना है, उसके बाद हमने काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट की, एंड हमने रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन नॉन इन्वेसिव मीन कि हम किसी पे भी ये जो ब्रेन डैमेज है वी डू नॉट डैमेज ब्रेन और इंसर्ट ट्यूब विद इन द ब्रेन। मतलब कि नॉन इन्वेसिव रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं जिसमें हम खुद से कोई भी डैमेज क्रिएट नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो यूज टेस्ट एंड एक्सट्रोप्लेट फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट। मतलब कि हम खुद से ब्रेन डैमेज नहीं कर सकते, हम किसी के ब्रेन में ट्यूब्स नहीं इंसर्ट कर सकते पेशेंट की ब्रेन में। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। कंट्रोल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। द न्यूरोसाइकोलॉजिकल अप्रोच कैन वेरी फ्रॉम एक्सट्रीम कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल टेस्टिंग। कि एक और कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोसाइकोलॉजी का ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, कि हम किसी भी पॉइंट पर ये नहीं है कि इसके मतलब आपने रूल्स को फॉलो करके चलना है, बल्कि हम अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, ब्रेन एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट विद इन द डिसिप्लिन विच बिलीव इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग एंड असेसमेंट, स्पेशली कंसिडरिंग दैट वी आर टेस्टिंग ब्रेन डैमेज पेशेंट। जब हम किसी ब्रेन डैमेज के पेशेंट को देख रहे होते हैं तो हम वहां पे जाके फ्लेक्सिबल हमें होना पड़ता है, क्योंकि एक पेशेंट की पूरी लाइफ हमारे हाथों में होती है। द फादर ऑफ डिसिप्लिन लूरिया रशियन न्यूरोलॉजिस्ट डिड नॉट बिलीव इन स्टैंडर्डाइजेशन बट क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड कीन ऑब्जर्वेशन। मतलब कि वो कहते थे कि स्टैंडर्डाइजेशन और मुकम्मल कंट्रोल के साथ हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज अ साइकोफिजियोलॉजी स्टडीज। ये क्या स्टडी करती है? रिलेशनशिप ऑफ फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर बाय रिकॉर्डिंग द ब्रेन एंड बॉडी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स। मतलब कि जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। फिजियोलॉजी मीन कि आपके सिम्टम्स क्या नजर आते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पिपल डायलेशन,
या फिर आप रिस्पायरेशन आपकी ऊपर नीचे होना, इन सब जो भी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं उनकी बात कर रहे हैं। हमने उनको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग द ब्रेन एंड बॉडी, ब्रेन को भी ब्रेन एक्टिविटी को हम मेजर करने के लिए ईईजी करते हैं, ईएमजी करते हैं, ईसीजी करते हैं। तो ये जो चीज़ हैं इनके थ्रू जब हम मूवमेंट देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, तो दैट इज नोन एज द साइकोफिजियोलॉजी। इन ह्यूमन स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन ऑन द सरफेस ऑफ स्कैल्प टू मेजर इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी चेंजेस। अच्छा, ईईजी की ये इन्होंने ईईजी की फुल फॉर्म ये है जो कि अक्सर आ रही होती है एमसीक्यूज में। आप लोगों का अगर फर्स्ट एमसीक्यूज होगा ना तो मेनली बहुत से लोगों का ये आएगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये क्या खुल गया, एक मिनट। तो इस पे क्या होता है कि आप वो मैं क्या बात करी थी, मेरे माइंड से निकल गया, पॉज की हुई थी वीडियो। तो ये ईईजी की मैं बात करी थी कि ये ज़्यादातर आपके आ जाता है एमसीक्यूज में। दिस इज़ अ नॉन इन्वेसिव एंड कैन बी, मतलब नॉन इन्वेसिव वही मैं बात कर रही हूँ कि आप खुद से कुछ भी नहीं क्रिएट करते। जब मतलब अगर कोई पेशेंट है तो आप उसकी पेशेंट को ईईजी के थ्रू, ईएमजी के थ्रू आप इलेक्ट्रोड्स और उसकी इलेक्ट्रो ओसिलोग्राफिक एक्टिविटीज को देखते हैं, जिसमें आप फिजियोलॉजिकल मेजर्स आल्सो इंक्लूड ऑटोनॉमिक मेजर्स सच एज जीएसआर, हार्ट रेट, बीपी, प्यूपल डायलेशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सांस ऊपर नीचे होना, बीपी लो या हाई होना, दैट इज आल्सो अवर बिहेवियर, जो कि हम बिहेव करते हैं किसी भी जब सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, दिस इज अ नॉन इन्वेसिव एंड कैन बी अप्लाइड और इवन प्योर रिसर्च सच एज स्लीप रिसर्च, जिसमें हम रैंडम आई मूवमेंट की जब हम स्लीप होती है तो उसमें हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि उस वक्त ब्रेन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो दैट इज नोन एज अ साइकोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस ब्रिंग टुगेदर साइंटिस्ट फ्रॉम कॉग्निटिव साइंसेस। कॉग्निटिव आपको पता है कि दैट इज अ मेमोरी, आपकी लैंग्वेज, स्पीच, प्लानिंग या एनालिटिकल थिंकिंग, सारी कॉग्निटिव बिहेवियर में आती हैं, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस है ये इन सब चीज़ों को इकट्ठा करती है। इट हैज़ इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट एंटरप्राइज ओनली रिसेंटली एंड हैज़ बीन ड्राइवन बाय अ methodological advance that enable the study of human brain safely in the laboratory. Cognition is defined as a neural basis of higher intellectual functioning such as memory, thought, perception, attention, judgment. ये वही बात कर रहे हैं कि cognition क्या होती है, cognitive sciences में हम क्या study करते हैं. This is mainly a non-invasive using techniques such as a functional imaging which measure ongoing behavior. This is more exciting as technology develop. Therefore, the specialization is essentially interdisciplinary. अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा चीज़ें डीप में जाके इसलिए नहीं स्टडी करी क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें जस्ट आपके एमसीक्यू के लिए ये वाला लेक्चर ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं ये आपने ज़रूर याद करनी है और ज़रूर एक दफ़ा देखनी है। इन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी इसमें से ना तो कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट है ना कोई लॉन्ग, एज कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि मैं हर लेक्चर में बताऊंगी कि इसमें से क्या शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे से लेक्चर्स इंशाल्लाह डिले नहीं होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप के प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो होप सो आपको समझ आ रही होगी मेरी। अगर समझ आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में बताया करें कि मैं किस तरह से खुद को बेटर कर सकती हूँ, तो किस तरह से आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझा सकती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।